हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कौन पूछेगा बेरोजगार युवाओं का हाल। कोरोना के आने से पहले भी दुनिया भर में बहुत ही बड़ा सवाल था कि आने वाले समय में रोजगार कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा और किसको रोजगार मिलेगा। एक तरफ दुनिया भर के बिजनेसमैन पूरी तरह से मशीनों से चलने वाले बिजनेस के सपने देख रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ समाज और सरकारों की इस बात की चिंता है। पहले भी चिंता थी, कोरोना के बाद भी चिंता बढ़ी है कि लाखों करोड़ नौजवान युवाओं को रोजगार कहां से प्रदान किया जाए। तो इस तरह से अगर सभी प्रश्नों को एक साथ मिलाया जाए तो सिर्फ दो प्रश्न बन रहे हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कैसे बचाई जाए, और उसके बाद का सवाल कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। इन सभी के बारे में आज हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। इस समस्या को समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। जब किसी देश में कार्य करने वाली जनसंख्या अधिक होती है और सभी लोग कार्य करने के लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन एक निश्चित मजदूरी नहीं मिलने के कारण वे काम नहीं करते हैं, ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। जहां तक बेरोजगारी के प्रकार की बात है, यदि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के कारण से उत्पन्न हुआ है तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। यदि व्यक्ति जितना समय तक काम कर सकता है, यदि उससे उससे कम समय तक काम मिलता है तो यह अल्प बेरोजगारी कही जाती है। वहीं आवश्यक योग्यता के बाद भी अगर लोगों को काम ना मिले तो वह पूर्ण बेरोजगारी मानी जाती है, जिसकी संख्या आज भारत में सबसे अधिक मानी गई है। वही वर्ष के कुछ महीने यदि आपको काम मिलता है, ये अक्सर ग्रामीण सेक्टरों में बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। यदि अर्थव्यवस्था में अचानक आए परिवर्तन, जैसे मंदी आ जाती है, कभी तेजी आ जाती है, इसके कारण से जो बेरोजगारी की समस्या आती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। इसे आप केवल दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है आपका ग्रामीण बेरोजगारी, जो गांव के सेक्टर में या गांव में देखने को मिलता है। वहीं दूसरा है आपका शहरी बेरोजगारी। जो भारत में बेरोजगारी चिंताजनक है, वैसे हर देशों में ये चिंताजनक होती है, लेकिन कहीं पे बेरोजगारी कम तो कहीं पे अधिक देखने को मिल जाती है। क्योंकि जैसे जैसे देश का विकास शुरू हो रहा है, सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की हालात दुनिया के अधिकतर देशों की तुलना किया जाए तो और भी खराब हो रही है भारत देश में। इसके क्या कारण है ये भी आप सभी जान ले, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो रट्टा मारकर पास होने की नीति पर आधारित है, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे आप कई जगहों पे ऐसे देख सकते हैं, कई स्कूल कॉलेजों में जहां पे वर्चुअल लैब के माध्यम से पढ़ाई या वहां पे प्रोग्रेस हो रहा है, और कई जगहों पे इंटरनेट के टेक्नोलॉजी का यूज लगातार किया जा रहा है। भारत में बेरोजगारी का कोई मानक तय न होना, जैसे जो जितना अधिक पढ़ा लिखा होगा उसके बेरोजगार होने की दर उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि वह कम वेतन, समाज का भय और अन्य कई कारणों से कोई छोटा काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ गरीब लोग जिनकी पहुंच उच्च शिक्षा तक नहीं है, वो किसी भी तरह के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। भारत की 75% आबादी स्वरोजगार अर्थात अपना स्वयं का काम करती है, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो। ये इस तरह से ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा या नौकरी का फायदा नहीं मिलता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल 2% लोग हैं ऐसे भारत में, मात्र 2% ऐसे लोग हैं भारत में जिनके पास अपने मन के मुताबिक नौकरी है। अब नौकरी है तो उनके पास रिटायरमेंट योजना भी होगी, इसके साथ ही उनके पास स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व बीमा या 3 से अधिक नौकरी की उनके पास सुरक्षा है। इसके साथ ही लोगों का वेतन भी बहुत ज्यादा नहीं है। भारत में वेतन पाने वाले 45% लोगों का महीने का जो वेतन है वो 9,750 रुपए से भी कम आता है। अगर आप इसे प्रतिदिन के हिसाब से निकालें तो 375 रुपए से भी कम। जबकि वर्ष 2014 में न्यूनतम वेतन 375 रुपए प्रतिदिन ही प्रस्तावित हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे इनकार कर दिया लागू करने से। भारतीय महिलाओं की संख्या नौकरी के मामले में देखा जाए तो भारत के साथ ही पूरी दुनिया में सबसे कम इनकी है संख्या। जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट आ रही है आप समय समय पे देखते ही रहते हैं, उन सभी में एक लिस्ट है कोविड प्रूफ जॉब, अर्थात ऐसे काम जिन पर कोरोना संकट का कोई अधिक प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये वे सेक्टर है जैसे एफएमसीजी है, एग्रो केमिकल है, केमिकल, ई कॉमर्स, हेल्थ सेक्टर, हाइजीन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, एजुकेशन और आईटी सेक्टर। इसके साथ ही अगर आप भारत में हैं तो गवर्नमेंट जॉब को भी इसमें शामिल कर लें। लेकिन इसके साथ ही एक लिस्ट और देख सकते हैं जो बहुत ही जरूरी सेवाओं के लिए लगातार काम कर अपनी नौकरी तो बचा ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी इनकी किसी खतरे से कम नहीं है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो कोरोना के खिलाफ सबसे आगे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो, पुलिस हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन सेक्टरों में आपको ऑफर तो बड़े मिलेंगे, लेकिन खतरे भी आपको अधिक देखने को मिले। जहां तक बेरोजगारी बढ़ने की बात है, वो इस समय बताया जा रहा है कि सबसे अधिक बेरोजगारी ऑटोमेशन के कारण से बढ़ रही है। ऑटोमेशन क्या होता है कि जब इंसानों के स्थान पे वही काम मशीनों से कराया जाए, वह भी बहुत ही उच्च स्तर पे, तो वह ऑटोमेशन कहलाता है। आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चाहत ऐसी मशीनों की खोज करनी है जो इंसानों से भी अधिक बुद्धिमान हो और इंसान उसके करीब भी पहुंच चुका है। ऑटोमेशन की जरूरत को आप इस प्रकार से समझे तो आपको आसानी होगी इस बात को समझने में। भारत में इस समय देखेंगे तो 3,30,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में मशीनों की मदद से ये कमी दूर की जा सकती है।
इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टर दूर दराज के लोगों से संपर्क करें और इन क्षेत्रों में जो डॉक्टर कार्यरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि छोटे छोटे जो सेंटर बनाए जाते हैं कि यहाँ पे डॉक्टरों की यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यवस्था की जाती है, उनकी भी मदद की जा सकती है, जिससे हर इंसान को शहर भागने की जरूरत कम होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देर तक ऑफिस में काम करने से हर वर्ष पूरे विश्व में 7,45,000 लोगों की मौत हो जा रही है। इसका असर आपको 2 से 3 साल बाद देखने को मिलेगा, जैसे मानसिक तनाव का बढ़ना और ज्यादा देर तक काम करने वाले लोग तंबाकू, शराब, नशे की लत, कम सोना, व्यायाम नहीं करना आदि कारणों से प्रभावित आपको मिल सकते हैं। बताया यह भी गया कि ऑटोमेशन जो हो रहा है इसका सबसे अधिक देखा जाए प्रभाव तो भारत के आईटी सेक्टर पे पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था में आईटी सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 8% है और इसमें कुल 37 लाख से अधिक लोग इसमें काम करते हैं। ऐसे में इस सेक्टर पे अगर खतरा बढ़ता है तो रोजगार की समस्या अपने आप बढ़ने लगेगी। वहीं विश्व बैंक के अनुसार भारतीय आईटी सेक्टर में लगभग 70% नौकरियों पे ऑटोमेशन का खतरा मंडरा रहा है। 1990 के दशक से अगर आप देखें तो भारतीय जो आईटी सेक्टर है वो डाटा एंट्री, कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे काम करते रहे, लेकिन आज ऑटोमेशन होने के कारण से एक मशीन 4 कर्मचारियों की तुलना में तेज गति और बड़ी ही शुद्धता के साथ कर रहा है। जहां एक घंटे में एक रोबोट 600 प्रोडक्ट उठा सकता है, वही मजदूर सिर्फ 100 प्रोडक्ट उठा सकता है। इस प्रकार से अगर आप ऑटोमेशन को समझें तो आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से लगातार तेजी से जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी सेक्टर हैं, ये सभी ऑटोमेशन की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। 1991 से 2013 के बीच भारत में करीब 30 करोड़ लोगों को नौकरी की जरूरत थी, लेकिन इस दौरान केवल 14 करोड़ लोगों को ही रोजगार मिला है। ऑटोमेशन से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो सीधे सीधे या डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं, जैसे बैंकिंग है। बैंकिंग में आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जहां पे पहले अधिक कर्मचारी काम करते थे, आज वहां पे उनकी संख्या आधे से भी कम हो चुकी है। वहीं जो सर्विस प्रोवाइडर है, इसके बाद ऑफिस हुई और कंपनी, इन सेक्टरों में ऑटोमेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है। एक अनुमान यह भी है कि अगले 3 से 4 वर्षों में भारतीय आईटी सेक्टर में 20 से 25% नौकरियां कम हो जाएंगी, क्योंकि भारत की जो आईटी कंपनियां हैं अधिकतर अमेरिकी और पश्चिमी देशों के लिए आउटसोर्सिंग का काम किया करते थे। अब वहां पर भी उस देश की कंपनियां हैं तो वहां के लोगों को रोजगार दे रही है, इसके कारण से भारतीय लोगों की छटनी बहुत सी तेजी से हो रहा है। ऐसा आप भारत के कई राज्यों में भी देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय सरकार है वो ऐसे नियम ला रही है कि जिससे स्थानीय लोगों को 75 से 80% तक की जॉब उनको ही देना पड़ा है, जिसके कारण से अन्य राज्यों के या अन्य स्थानों के लोगों को रोजगार को लेकर बहुत ही समस्या आ रही है। अगस्त 2021 के महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लगभग 19 लाख लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, जिसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही तेजी से ऐसी समस्याएं आ रही है और आगे आने वाले समय में भी और भी समस्याएं ऐसी आएंगी। इसके साथ ही भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में उत्पादकता के मामले में भी बहुत पीछे है। दूसरे देशों में कंपनियां जो काम 100 रुपए में कर लेती हैं, भारत में इसके लिए इनको 125 से 150 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी कई और एग्जांपल है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हैं या गवर्नमेंट सेक्टर, वो धीरे धीरे ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही हैं, जिसके कारण से जो जॉब है वो कम आ रहा है। जहां पे इंसानों की जगह पे अब वहां पे मशीनों से काम कराया जा रहा है। भारत देश में बेरोजगारी दर कितनी अधिक हो गई है, इस बात को अगर हमें समझना है तो गवर्नमेंट के एनएसएसओ रिपोर्ट को भी समझना होगा, जो 2019 में जारी हुआ था। देश में वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर जो है कुल उपलब्ध कार्यबल का लगभग 6.1% रहे थे, जो 45 वर्षों में सर्वाधिक है। यह रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ही लीक हो गई थी और बाद में सरकार ने इस आंकड़े को जारी करते हुए बताया कि वर्ष 2017 और 18 में 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां कम हुई है। इसे और अच्छे से समझा जाए कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगभग 8%, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो करीब 6% के बताया गया। वही राष्ट्रीय स्तर में पूरे देश में अगर भारत देश में देखा जाए एक साथ मिला के तो पुरुष बेरोजगारी दर लगभग 6.2%, वही महिलाओं बेरोजगारी दर 5.7%। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से लेकर 29 वर्ष वाले युवकों में बेरोजगारी दर देखी जाए तो जहां पे 2011 और 12 में 5% थी, वहीं 2017-18 में ये बढ़ के 5% से लगभग 18% हो चुकी है। जबकि किसी भी देश की अच्छी अर्थव्यवस्था में 4% से अधिक बेरोजगारी दर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे बढ़ती है तो सरकार के लिए एक चिंताजनक हो जाती है, और जब सरकार के लिए चिंताजनक होगी तो उस देश के जो युवक हैं, जो काम करने वाले युवक लोग हैं, उनके लिए तो और बड़ी समस्याएं हो जाएगी। देश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जिसके माध्यम से लगातार रोजगार पैदा करके बेरोजगारी जो दर है उसको कम किया जा रहा है। इसी में से एक प्रयास है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। इसीलिए शुरू किया गया था कि अधिक से अधिक रोजगार पैदा किया जाए और आने वाली समस्याओं से सामना किया जाए। इसकी बात किया जाए कि इसकी शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। सरकार ने वादा किया था कि इसके तहत वर्ष 2025 तक अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान बढ़कर 25% हो जाएगा, जो इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो लगभग 15% के करीब है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था के कुछ खास सेक्टरों पर फोकस किया गया है, मौजूदा कंपनियों को सहारा दिया गया, वहीं विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है। इसका उद्देश्य भी यही था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए और अधिक से अधिक नौकरियां पैदा की जाए।
सरकार का मानना भी है कि इसके तहत कुछ सेक्टरों में सुधार भी आया है, जैसे रक्षा साजो सामान के उत्पादन में बढ़ोतरी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो हथियारों का उत्पादन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है। पहले हमें दूसरे देशों से हथियार मंगाना पड़ता था, आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हम अपने लिए तो बना ही रहे हैं, उसके साथ ही हम दूसरे देशों को भी लगातार निर्यात कर रहे हैं। बायोटेक इंडस्ट्री में अच्छा निवेश हुआ है, नए केमिकल और प्लास्टिक प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। सरकार का यह भी मानना है कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग जो रिपोर्ट होती है, जो प्रतिवर्ष जारी की जाती है, वार्षिक रिपोर्ट 2018 में जो रैंकिंग में सुधार हुआ था उसमें सबसे अधिक अगर योगदान देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का था। इसके साथ ही बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और भी लागू की है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मुद्रा ऋण योजना है, प्रधानमंत्री युवा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऐसे कई आप हजारों योजनाएं देख सकते हैं इस तरह से जाके साइट पे, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रोत्साहित करेगी कि जिससे बेरोजगारी जो दर है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। समय समय पे जो सर्वे होते हैं वो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, चाहे वो देश की संस्था हो या इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं, इस तरह से रोजगार को लेकर समस्याएं या सर्वे करती रहती है। इसी में से एक सर्वे किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम आईएलओ के नाम से जानते हैं। ये लगातार सर्वे ये कर रहा है कि कोरोना से दुनिया भर में रोजगार पर क्या असर हुआ, कि कोरोना से पहले क्या स्थिति थी और कोरोना आया तो उसके बाद किन किन सेक्टरों में कितना नुकसान हुआ। अप्रैल 2020 में जारी आंकड़े के अनुसार मात्र 3 महीने में दुनिया भर में करीब 18 करोड़ नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। ये फुल टाइम नौकरियों का आंकड़ा है, अगर इसमें जो दिहाड़ी लोग काम करते हैं उनको भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। वहीं अप्रैल से जून 2020 के मध्य दुनिया भर में 14% काम नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा कि पूरी तरह से भारत में तो लॉकडाउन लगा ही था, इसके साथ ही ऐसा कोई देश लगभग नहीं बचा था जहां पे 2 दिन 4 दिन 1 महीने या इस तरह से लगभग लॉकडाउन ना लगा हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि कितना नुकसान हुआ होगा तो 40 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से देखें तो 48 करोड़ नौकरियां जाने के बराबर इन व्यापक जो इस तरह से लॉकडाउन लगा था उसमें काफी नुकसान हुआ। इससे भारत को कितना नुकसान हुआ ये तो अलग से नहीं बताया गया, लेकिन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में मिलाकर 3 महीने में 13.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो चुकी। इस प्रकार बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर हम किसे जिम्मेदार ठहराएं, इस बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि ये याद रखना भी जरूरी है कि चीन ने जब आर्थिक बदलाव की शुरुआत की थी तब उसके पास एक बड़ा शिक्षित वर्ग था, जबकि भारत देश में जब अच्छे दौर से गुजरा था, अर्थात जब कोरोना आया ही नहीं था, तो भी यहाँ पे नौकरियां पैदा हो नहीं रही थी। इसलिए सबसे बड़ी समस्या पहले ही थी, तो कोरोना के बाद से तो समस्याएं और कई गुनी हो चुकी हैं। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां आज भी बड़े स्तर पर उपस्थित हैं, जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में समन्वय की कमी है, वहीं जटिल टैक्स सिस्टम भी बना हुआ है, एक सबसे बड़ा समस्या ये भी सामने आ रहा है। वहीं व्यापक स्तर पर फैला भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की तो पहले से ही उपस्थिति थी, तो आज भी उपस्थिति रहेगी। नई खोज व हुनर की कमी, इन सभी के कारण से अभी भी रोजगार की जो समस्या है वो हमारे सामने बनी हुई है। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि इस मुश्किल समय से निपटने के लिए सरकार को मनरेगा प्रोग्राम के शहरी वर्जन को, जिस तरह से आप ग्रामीण सेक्टर में मनरेगा को देख रहे हैं उसी तरह से शहरी वर्जन को लाना चाहिए, जिसके तहत शहरों में भी काम की गारंटी मिलेगी। अगर इस समय देखा जाए जो वर्तमान समय में मनरेगा के तहत जो काम होता है वो किसी भी एक वित्त वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। इसके साथ ही अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो 15 दिन के बाद से आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। वर्तमान सरकार का मानना यह भी है कि अभी बेरोजगारी दर निकालने के लिए जो फार्मूला अपनाया जाता है वो बेहद ही जटिल है, क्योंकि रोजगार पाए लोगों की संख्या, रोजगार चाहने वालों की संख्या और देश में काम करने लायक कुल लोगों की संख्या को जोड़ घटा गुणा भाग करके निकाला जाता है। इसमें यह बात छूट ही जाती है कि रोजगार मांगने वालों की संख्या वास्तव में उतनी ही है जितनी बेरोजगारों की वास्तविक संख्या बताई जा रही है। जैसे जो सर्वे होता है, चाहे वो देश की संस्थाएं करें या इंटरनेशनल जो संस्थाएं होती है, समय समय पे ऐसे सर्वे जारी करती है, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न नहीं उठता है कि जो आपके यहाँ निकालने का जो तरीका फार्मूला वो कहीं ना कहीं सही है या गलत, कुछ ऐसा आ रहा है जिसके कारण से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। सरकारी और संगठित क्षेत्रों में तो फिर भी आपको आंकड़े मिल जाएंगे, अगर आप गूगल पे करें कि कितने लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन असंगठित और निजी क्षेत्रों में काम ढूंढ रहे युवाओं की संख्या का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, ना ही सरकार के पास है ना ही किसी संस्थाओं के पास है। रोजगार की मांग का मोटा मोटा अगर आप हिसाब भी लगाएं तो देश में इस समय नौकरी चाहने वालों की संख्या कम से कम 6 करोड़ है, जबकि सरकारी आंकड़े में ये जो 6 करोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 3 करोड़ है। तो इस तरह मान सकते हैं कि 6 करोड़ तो माना जा रहा है, लेकिन सरकार उसे 3 करोड़ मान रही है। ये अनुमान पूर्ण रूप से बेरोजगारों का, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो उसमें से सिर्फ पूर्ण का ही सरकार मानती है, वो इस समय 3 करोड़ है। अगर टोटल सभी प्रकार के बेरोजगारों को मान लिया जाए तो ये संख्या कहीं ना कहीं 10 करोड़ से अधिक हो जाती है। यह समस्या और तक गंभीर अधिक हो जाती है जब हम खुद को एक युवा देश बताते हैं। आज हमारी आधी से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। हर वर्ष देश की आबादी करीब 1.5 करोड़ प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ती जा रही है और इसी रफ्तार से युवा बेरोजगार भी हो रहे हैं। सबसे अधिक भारतीय महिलाएं इसमें प्रभावित है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था
कि अगर नौकरी के मामले में देखा जाए या किसी भी तरह से नुकसान के मामले में देखा जाए तो सबसे अधिक भारतीय महिलाएं ही प्रभावित हुई हैं। एक बात यह भी सामने आई है कि जब भारतीय राजनीति में युवाओं की कोई भागीदारी ही नहीं है तो उनके लिए रोजगार की बात कौन करे। और ये बात सही ही है 90%। अगर आप इन आंकड़ों को देखें, एक सर्वे से यह भी पता चला कि भारत के करीब 23 राज्यों के 139 सांसदों में से कोई भी 40 वर्ष से कम उम्र का नहीं है, जबकि देश में सांसदों की औसत उम्र जो है वो 54 वर्ष है। 1999 में ये उम्र 55 वर्ष थी। कई ऐसे नेता भी पाए गए हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से भी अधिक है, जबकि सबसे कम उम्र के जो सीएम है इस समय अगर आप भारत में देखें तो वो है केनराड संगमा, जिनकी उम्र इस समय 43 वर्ष है। सबसे युवा सांसद हैं चंद्रानी मुर्मू, जिनकी उम्र 25 वर्ष है। वहीं सबसे युवा विधायक हैं के.एम. सचिन देव, जिनकी उम्र 28 वर्ष है। जबकि युवाओं की संख्या भारत देश में करीब 70 करोड़ है, फिर भी युवाओं को रोजगार के लिए इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कौन पूछेगा बेरोजगार युवाओं का हाल। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चले कि किस प्रकार से जो युवा वर्ग है वो रोजगार के लिए समस्याओं का सामना कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस समय आने वाले समय में कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ये मुद्दा भी बनना चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए और किस प्रकार से ऐसी रोजगार दी जाए जो आने समय में सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए ना हो, कि कुछ ऐसे लंबे समय के लिए हो जिससे समस्याओं का सामना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के एलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।